Hello aspirants, welcome to daily news analysis of the Hindu. Today the date is 27 September and I apologize for that I couldn't upload you next demo lectures for revision series due to my ill health and even today I am just taking the Hindu with you, not the Indian Express, okay? And voice not might not be that clear, so please sorry for that. ऑलराइट यहाँ पर हमने कल देखा था कि रेड सी में एक कमर्शियल शिप पर अटैक हुआ, ठीक है, विद द यूज ऑफ ड्रोन। तो मैंने यहाँ पे आपको दो तीन एंगल बताए थे। फर्स्ट, दिस यूज ऑफ टेक्नोलॉजी बाय नॉन स्टेट एक्टर्स। ओके, सेकंड थिंग इज इंपॉर्टेंस ऑफ रेड सी। तो इसके लिए मैप मैंने आपके साथ शेयर किया था टेलीग्राम ग्रुप पे, उसको ध्यान रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि गल्फ ऑफ अकाबा, ओके, लाइक ये कुछ इस तरह से शेप है, ठीक है। इसके बाद हम रेड सी में एंटर कर जाते हैं, तो ये वाली जो है इसको कहते हैं गल्फ ऑफ अकाबा, ओके। और यहाँ पर इसराइल को एक ओपनिंग मिलती है रेड सी में आने की, ठीक है, और दूसरी तरफ इसराइल को मेडिटेरियन सी में ओपनिंग मिलती है। और यही वो रीजन है जहां से एक स्विस कैनाल का ऑल्टरनेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है। ऑलराइट, पहले मैंने आपके साथ डिस्कस किया है ये सब। चलिए, तो यहाँ पर जो भी अटैक हुआ है उसको लेकर हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि दीज अटैकर्स विल बी ब्रॉट टू जस्टिस। ओके, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। नाउ लेट्स सी फिजिकल डेफिसिट। तो हमने फिजिकल डेफिसिट का टारगेट रखा था 5.9% ऑफ जीडीपी इस साल के लिए, ओके। बट ये माना जा रहा है कि ये शायद ब्रीच कर जाएगा एंड इसकी प्रोबेबिलिटी पहले से ही बहुत ज़्यादा थी, बिकॉज लोकसभा इलेक्शंस हैं तो ऑब्वियसली काफ़ी सारे डोज दिए जाएंगे लोगों को, तो उस वजह से वो ब्रीच होना पॉसिबल था पहले भी, ओके। इसके अलावा टैक्स कलेक्शन बेटर है, ओके, ऑब्वियसली बहुत हाई भी है जीएसटी, ओके। सो ओवरऑल टैक्स कलेक्शन भी जो होता है, ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस, जैसे डायरेक्ट टैक्सेस में आ जाते हैं हमारे इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स एंड सो ऑन, ओके। उसी तरह इनडायरेक्ट टैक्स में आ जाता है जीएसटी, सबसे बड़ा कंपोनेंट है। उसके बाद आपका एक्साइज आ जाता है, पेट्रोलियम वगैरह पे लगने वाला, ओके। इसके बाद कलेक्शन की अगर बात करें तो प्लीज बी केयरफुल कि कौन से ईयर का पूछ रहा है, ओके। सबसे ज्यादा कलेक्शन होता है जीएसटी से, देन देन इट हैपेंस विद कॉर्पोरेशन टैक्स, देन इनकम टैक्स एंड देन एक्साइज ड्यूटी, ओके। एंड शॉर्टफॉल इन डिसइन्वेस्टमेंट, तो डिसइन्वेस्टमेंट की टारगेट काफी हाई रखती है गवर्नमेंट कि हमें इसको प्राइवेटाइज करना है या इसके कुछ परसेंट शेयर्स बेचने हैं, लेकिन क्योंकि नेक्स्ट ईयर इलेक्शन है एंड पब्लिक सेक्टर पीएसयूज की जब भी आउटराइट सेल की जाती है या उनको डिसइन्वेस्ट किया जाता है तो वो कहीं ना कहीं सीधा सीधा पॉलिटिकल इशू बन जाता है, बिकॉज देखिए जितनी भी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है ना, इनमें लागू होता है रिजर्वेशन, लेकिन जब आप इनको प्राइवेटाइज कर देते हो तो फिर रिजर्वेशन जैसा कुछ लागू नहीं होता वहां। तो हमेशा से ये एक सोशल इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो क्लासेस हैं उनके लिए एक एम्प्लॉयमेंट का सोर्स रहता था, लेकिन जब इसको प्राइवेटाइज किया जाता है तो ये सारे बेनिफिट्स आपके खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो वो एक पॉलिटिकल इशू बनता है, इसलिए ये डिसइन्वेस्टमेंट के अभी गवर्नमेंट उतना तेजी से नहीं जा रही है। बाकी आपको मैंने पहले ही बताया नेशनल इन्वेस्टमेंट पाइपलाइन, ठीक है, उसमें यही गोल है पूरा, ठीक है। गवर्नमेंट का ये कहना था कि हम सिर्फ 4 बैंक और 4 पब्लिक सेक्टर यूनिट्स रखेंगे अपने पास, यानी गवर्नमेंट अपने पास रखेगी, बाकी सब प्राइवेटाइज किया जाएगा, राइट। तो ये सब ऑब्वियस सी बात है कि 24 के इलेक्शन के बाद ही हो पाएगा। और रही बात फर्टिलाइजर कंपोनेंट की, तो सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर सब्सिडी कंपोनेंट, सॉरी, तो वो सबसे ज्यादा होता है फूड पे, उसके बाद होता है फर्टिलाइजर पे, ठीक है। नो सी दिस इज शेयर वेस्ट ऑफ पब्लिक मनी, ठीक है, कि कैसे एक इंसान अपनी इमेज के लिए कैसे पब्लिक के पैसे वेस्ट करता है। नाउ सी, union government is spending 6.25 lakh on every permanent 3D सेल्फी बूथ विद प्राइम मिनिस्टर। हर रेलवे स्टेशन पर इस तरह के बूथ बनाए जाएंगे, 3D इमेज प्राइम मिनिस्टर की, उसके साथ आप सेल्फी लेंगे, ओके। और एक बूथ का खर्चा आ रहा है 6.25 लाख, ओके। और जो टेम्पररी सेल्फी पॉइंट बनाए जाएंगे ये तो परमानेंट हो गए, टेम्पररी का भी खर्चा 1.25 लाख है, ओके। और ये बनाए जाएंगे अक्रॉस 50 रेलवे स्टेशन। और मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया था कि उड़ीसा में इसी को फॉलो करते हुए वहां के सीएम ने भी कहा कि यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में वहां पर इस तरह के सेल्फी पॉइंट बनाए जाएं, ठीक है, सेल्फी विद सीएम, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने भी इसी तरह की चीजें शुरू की है। सो दिस इज एब्सोल्युटली वेस्ट ऑफ मनी, एब्सोल्युटली ब्रेजन वेस्ट ऑफ टैक्स पेयर मनी बाय इंस्टॉलिंग मोदी जी 3D सेल्फी पॉइंट एट रेलवे स्टेशन। रेलवे में आपने दो दो चीजें की है। फर्स्ट, आपने जो सब्सिडी ओल्ड एज पीपल को दी जाती थी आपने वो खत्म कर दी, राइट। दूसरा, तत्काल के चार्जेस जो आप 24 आवर्स पहले लेते, वो पहले 100 रुपीज हुआ करते थे, इसको बनाकर आपने 300 रुपीज कर दिया।
दैट इज सेकंड थिंग। एंड थर्ड थिंग, पहले हम लोग देखते थे सिर्फ तत्काल, ठीक है, जिसको एक दिन पहले टिकट करना हो। अब अगर वो भी नहीं हो रहा है ना, तो एक और नया चीज लेकर आए, प्रीमियम तत्काल। ओके, ये और एक्स्ट्रा 200 रुपए आपसे चार्ज करेगा ओवर एंड अबाउट दिस 300 रुपीज ऑफ तत्काल प्लस 200 ऑफ प्रीमियम तत्काल। और उसके बाद सीनियर सिटीजन्स को जो सब्सिडी दी जाती थी वो गवर्नमेंट ने खत्म कर दी। किस किस बेसिस पर? कि रेलवे प्रॉफिट में नहीं चल रही है, रेलवे का जो ऑपरेटिंग रेशियो है वो बहुत पुअर है, कि हर 100 रुपए कमाने के लिए रेलवे को खर्च करने पड़ते हैं करीब करीब 99 रुपीज। अगर आपको रेलवे इतना ही खर्चा होता है रेलवे में कि आप ये सब चीजें बंद कर रहे हो, तो फिर ये एक्सपेंडिचर बढ़ाने का क्या सेंस बनता है? राइट, दैट इज sheer वेस्ट ऑफ मनी। ओके, सो दिस इज रियली, एंड दैट्स द प्रॉब्लम विद पीपल कि वो लोग अपने टैक्स का जो पैसा है उसके लिए उतने कंसर्न नहीं रहते हैं। टैक्स भरना है, ठीक है, भर दिया। उसके बाद वो किस तरीके से मिसयूज हो रहा है पैसा, इंडियन पब्लिक में, खासकर इंडियन वोटर्स में ये चीज हमेशा देखी गई है, दे आर नॉट वेरी असर्टिव। लाइक अगर हम नॉर्डिक कंट्रीज की बात करें ना, स्कैंडिनेवियन नेशंस की, तो वहां पे करीब करीब 98% लोग टैक्स पे करते हैं। मैं डायरेक्ट टैक्स की बात कर रहा हूँ, कि इनडायरेक्ट तो सभी पे करते हैं, बट इंडिया में डायरेक्ट टैक्स पेयर्स बहुत कम है, हार्डली कुछ 7-8 करोड़ होंगे। ओके, जबकि वोटर्स हैं 90 करोड़। और बात यही है कि जब डायरेक्ट टैक्स पे करता है ना इंसान, तब उसको ज्यादा फिक्र होती है कि सरकार मेरे पैसे कहाँ वेस्ट कर रही है। इनडायरेक्ट टैक्स इज लाइक आपने कुछ भी खरीदा वो उसके अंदर ही इनबिल्ट है जीएसटी, तो आप उतना परवाह नहीं करते हो, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स तो देश का हर नागरिक पे कर रहा है। बट डायरेक्ट टैक्स लाइक इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेशन टैक्स ये कम लोग पे करते हैं, ठीक है। तो एवरी वोटर इज नॉट दैट मच कंसर्न कि उसका पैसा कहाँ वेस्ट हो रहा है। ओके, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन दोस नॉर्डिक स्कैंडिनेवियन कंट्रीज या कोई भी डेवलप्ड इकोनॉमी एंड ए डेवलपिंग इकोनॉमी। इसलिए हमेशा होना यही चाहिए कि डायरेक्ट टैक्स पेयर ज्यादा होने चाहिए देश में, लेकिन वो तभी हो पाएगा जब आप एक अच्छी क्वालिटी वेज सैलरीड जॉब क्रिएट करोगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, यहाँ पर इन्होंने ये फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रहे मिस्टर एम के नारायणन, इन्होंने कुछ बातें लिखी है कि 24 का भी जो आउटलुक है वो कोई इतना अच्छा नहीं होने वाला है, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट थिंग इज कि जो यूक्रेन वॉर है वो अभी तक एज इट इज चल रही है, ठीक है। 1 फरवरी को अटैक लॉन्च हुआ था एंड वो एज इट इज चला जा रहा है, तो उसमें कोई इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन हाँ, पुतिन की झटपटाहट जरूर दिख रही है कि वो उस वॉर से निकल नहीं पा रहे हैं, सो इनको लगता है कि कल को वो डेडली वेपन्स की तरफ मूव ना कर जाए। दूसरा, ठीक है, एक तो रशिया एंगल हो गया, दूसरा यूरोप और यूएसए का एंगल, क्योंकि यूरोप और यूएसए में कहीं ना कहीं अब एक ऐसे थॉट्स आने लगे हैं वहां के लेजिस्लेचर में या पब्लिक में भी, कि वाई वी आर वेस्टिंग मनी ऑन दिस, okay, in the names of supporting materials, arms, ammunitions, why we are wasting the money, okay। अकेले यूएसए ने बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च कर चुका है अब तक वो इस वॉर में, ठीक है, विदाउट एनी फाइनल आउटकम। सिमिलरली वेस्ट एशिया सबसे ज्यादा ट्रबल रीजन बना हुआ है इस वक्त, और वो नेक्स्ट ईयर भी इसी तरीके से रहने वाला है सब। फर्स्ट इज इजराइल एंड पैलेस्टीन इशू। पहले हमास ने जो हमला किया वो इनह्यूमन एक्ट था, तो अब इसराइल जो कर रहा है वो भी इनह्यूमन एक्ट है। एंड वर्स्ट थिंग वॉज कि जैसे ये गाजा स्ट्रिप है, ठीक है, तो पहले आपने नॉर्थ की तरफ इन्वेड किया और पब्लिक को वार्न करते रहे साउथ चले जाओ, साउथ तरफ चले जाओ। बट जब साउथ तरफ चले गए तो आपने साउथ में भी बम्बार्डमेंट शुरू कर दी। दैट इज सीरियसली इनह्यूमन एक्ट फ्रॉम इसराइल। ओके, उसके बाद रेड सी का इशू, बिकॉज 2 बार इस तरह की चीजें हो चुकी हैं। हाउदी रेबल्स जो हैं, हाउदी रेबल्स इन यमन, ये इन लोगों ने कई बार अटैक लॉन्च किया है, एंड बैक्ड बाय हुम? दे आर बैक्ड बाय ईरान, राइट। हाउदी रेबल्स को बैक करता है ये। दूसरा, यहाँ पर जो इसराइल पे अटैक किया था हमास ने, उसको भी सपोर्ट कौन करता है? ईरान करता है। इसराइल के ऊपर है लेबनान, लेबनान में भी एक ग्रुप एक्टिव है, दैट इज हिजबुल्ला। उसे कौन सपोर्ट कर रहा है? उसे भी ईरान सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। ईरान इन तीनों को सपोर्ट करता है, जो कि एटलीस्ट वहां की कंट्री तो उन्हें टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ही मानती है। नेक्स्ट, सऊदी अरेबिया, द हैवी वेट ऑफ द रीजन, इसकी अच्छे टर्म्स नहीं है ईरान के साथ। नाउ चाइना, सॉरी, ठीक, चाइना, चाइना ने मीडिएट किया डिप्लोमेटिकली और ईरान और सऊदी अरेबिया के दोनों के बीच में कुछ रिलेशंस इंप्रूव करने की कोशिश की। सिमिलरली यूएसए ने इंटरमीडिएट किया है इजराइल और सऊदी अरेबिया, कि इन दोनों के बीच रिलेशन थोड़े से बेटर हो सके, ओके। बट नाउ
नाउ व्हाट हैपनिंग इज कि वेस्ट जो है वो थोड़ा सा रिसीड कर रहा है इस रीजन से, स्पेशली इसराइल को जो अनकंडीशनल सपोर्ट दिया यूएसए ने, उसके बाद थोड़ा सा बाकी की जो कंट्रीज है वो यूएसए पे या वेस्ट पे उतना ट्रस्ट नहीं कर रही हैं. सो इवन नाउ दीज वेस्ट एशियन कंट्रीज, सऊदी अरेबिया, यूएई, दे आर लुकिंग फॉर न्यू पार्टनर्स, एंड दैट्स वेयर चाइना along with Russia stepping in, right? They are stepping in this region. Clear? Next is चाइना एंड इंडिया इशू. तो बॉर्डर इशू जो है एलएसी पे वो अभी तक एज इट इज चल रहा है, कोई रेजोल्यूशन हमें दिखाई नहीं दे रहा दूर दूर तक. ओके, और उसके अलावा साउथ चाइना सी, वहां पर भी स्पेशली विद असर्टिवनेस ऑफ वियतनाम एंड फिलीपींस, ठीक है, बोथ आर हैवीली सपोर्टेड बाय यूएसए. इसके अलावा देयर इज जापान एज वेल एज साउथ कोरिया, ऑलमोस्ट द ट्रीटी पार्टनर ऑफ यूएसए. तो इस तरह की जो चीजें चल रही हैं इनमें कोई इंप्रूवमेंट हमें 24 में भी देखने को नहीं मिलेगा. और रही बात चाइना की इकोनॉमी की, तो यस, चाइना और यूएसए की जो एक तरह की वॉर चल रही है इन दी फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, कि हम लोग जो सेंसिटिव हाई टेक टेक्नोलॉजीज हैं या चिप हैं लेस देन 10 नैनोमीटर, ये चाइना में चाइना के साथ ना तो शेयर करेंगे और ना ही जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनको शेयर करने देंगे. और यही रिस्ट्रिक्शन सिर्फ इसने ही नहीं, यही रिस्ट्रिक्शन नेदरलैंड ने भी लगाई है, ठीक, चाइना को हाईटेक टेक्नोलॉजीज शेयर ना हो ये रोकने के लिए. ठीक है, तो अब चाइना के पास फिर एक ही ऑप्शन रह जाता है कि मैं खुद अपनी इन्वेस्टमेंट इसमें ज्यादा करूंगा, और उसका सॉल्यूशन भी यही निकाला है कि वो आपको मल्टीपल टाइम्स, जो यूएसए या नेदरलैंड जैसे फर्म पे करते हैं, वो उनसे 3 टाइम्स ज्यादा सैलरी या वेज कह लीजिए आपको पे करने को तैयार है अगर आप उसकी कंट्री में आके रिसर्च करते हो तो. ऑलराइट, फिर दूसरा प्रॉब्लम इंडिया के लिए बनता है उसका खुद का नेबरहुड. तो म्यांमार अगेन रूल्ड बाय मिलिट्री जनता, ठीक है. इंडिया के ऊपर है नेपाल जो कि कहीं ना कहीं चाइना की तरफ टिल्ट होता जा रहा है, ठीक है? और नीचे है मॉलडीव्स, जहां पर अभी जो न्यू प्रेसिडेंट बने हैं वहां पर मिजो, आई डोंट रिमेंबर हिज नेम, ओके, उनका क्लियर एंटी इंडिया स्टैंड था, और वो हमने अभी देखा भी था जो कोलंबो समिट हुआ था, ठीक है, उसमें वो आए भी नहीं अटेंड करने मॉलडीव्स. ओके, कोलंबो ट्राइलेटरल समिट. सो ये सब बातें हैं बस. बाकी इंडिया में जो लोकसभा इलेक्शन होंगे उसमें कास्ट डायनेमिक्स कितना इंपॉर्टेंट होता है वो सब 24 में पता चलेगा. तो ये बस एक ओवरव्यू दे रहे थे कि 24 में भी वर्ल्ड में कोई ज्यादा अच्छे हालात देखने को हमें नहीं मिलेंगे. नो सी, यहाँ पर 146 मेंबर सस्पेंड किए गए हैं पार्लियामेंट के, ठीक है, 46 फ्रॉम राज्यसभा एंड 100 फ्रॉम लोकसभा, ठीक है. और क्योंकि ये अपोजिशन मेंबर डिमांड कर रहे थे होम मिनिस्टर से कि एक स्टेटमेंट दीजिए ऑन ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी, कैसे सिक्योरिटी ब्रीच हुई. सॉरी. तो इस बेसिस पर इनको सस्पेंड किया गया. बट सी द कैच लाइज इन दैट कि यहाँ पर जो लिस्ट दी गई ना सस्पेंडेड एमपीज की, उसमें एक ऐसे एमपी का भी नाम है जो उस दिन हाउस में प्रेजेंट भी नहीं था. सो दैट क्लियरली शोज कि ये पहले से ही डिटरमिन था कि हमें इतने लोगों को सस्पेंड करना ही है. गवर्नमेंट वॉज जस्ट लुकिंग फॉर द प्रिटेक्स्ट कि कैसे सस्पेंड किया जाए. तो यहाँ पर सीधा सा आ जाता है जो चेयरमैन है राज्यसभा के और जो स्पीकर है लोकसभा के, उनकी बायसनेस कहीं ना कहीं झलकती है. बिकॉज एक ऐसे एमपी का सस्पेंशन लिस्ट में नाम होना जो कि उस दिन हाउस में प्रेजेंट था ही नहीं, जब डिमांड की जा रही थी कि आप होम मिनिस्टर की स्टेटमेंट दें. ओके, और इसी का फायदा उठाते हुए गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट पास न्यू लॉज दैट रीराइट द क्रिमिनल कोड ऑफ अ कंट्री, रेगुलेशन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन. ओके, तो लोकसभा में तो गवर्नमेंट की मेजोरिटी थी, बट राज्यसभा में कोई डिले ना हो इसलिए इतने अपोजिशन एमपी सस्पेंड करा दिए गए, उसके बाद वोटिंग करा दी गई. Okay, so this clearly indicate the increase in power of the executive, and it is not coincidence that they were passed without a meaningful parliamentary debate. अब याद कीजिए जो किसान फार्म लॉस आए थे 3, दे केम बाय अ रूट ऑफ ऑर्डिनेंस. आप मुझे ऑर्डिनेंस का आर्टिकल नंबर बताइएगा कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, किस आर्टिकल के अंडर में ऑर्डिनेंस इशू करते हैं प्रेसिडेंट. तो उस टाइम भी यही गलती की थी गवर्नमेंट ने कि फार्म लॉस ले आए थे विदाउट एनी डिबेट एंड डेलिब्रेशन इन पार्लियामेंट हाउस. ठीक, आपने हाउस के फ्लोर पे कोई डिस्कशन नहीं किया, कोई डिबेट नहीं किया, आप अपनी बात किसानों को ठीक से समझा नहीं पाए, और अल्टीमेटली क्या हुआ, फार्मर प्रोटेस्ट हुआ और काफी ऑलमोस्ट 44 फार्मर्स लॉस्ट देयर लाइफ. ओके, उसके बाद आपको वापस से बिल वापस लेने पड़े. राइट, सो जब भी गवर्नमेंट कोई चीज बिना डिबेट एंड डिस्कशन के लाएगी तो उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होने के चांसेस बहुत हाई रहते हैं, क्योंकि आप मैसेज क्लियरली दे नहीं पाते अपनी पब्लिक को कि हम लोग क्या चेंज करना चाह रहे हैं इसमें.
दिस पर्सन इज अरुण मायरा। इन्होंने क्या किया है कि जो हमारे रघुराम राजन थे पहले गवर्नर आरबीआई के, ठीक है, इन्होंने एक बुक लिखी है, ब्रेकिंग द मोल्ड, रीइमेजिनिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर। इन लोगों ने एक बात कही है कि देखिए होता है क्या है, एग्रीकल्चर उससे वहां से एक कंट्री जाती है मैन्युफैक्चरिंग की तरफ और फिर जाती है सर्विस सेक्टर की तरफ। सबने यही फॉलो किया है, चाहे आज कोई भी डेवलप्ड इकोनॉमी देख लो या चाइना का मॉडल देख लो। पहले एग्रीकल्चर से प्रॉफिट अर्न करो, फिर उसको इन्वेस्ट करो मैन्युफैक्चरिंग में, वहां पे मास एम्प्लॉयमेंट गेन होगा, लोगों के पास इनकम वगैरह आएगी, फिर लोग हायर एजुकेशन में इन्वेस्ट करेंगे और वहां से हाईटेक सर्विसेज की तरफ जाएंगे हम लोग। ठीक है, इंडिया से बस गलती ये हुई कि हम लोगों ने एग्रीकल्चर के बाद मैन्युफैक्चरिंग को ऑलमोस्ट स्किप करते हुए हम सीधा सर्विस सेक्टर पे जंप कर गए। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग पे हम ज़्यादा इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि हम लोग कहीं न कहीं वो लाइसेंस, इंस्पेक्टर एंड कोटा राज में फँस गए थे। ठीक है? आपने अगर गुरु मूवी देखी होगी तो उसमें वही सब दिखाया है। गवर्नमेंट यूज्ड टू कंट्रोल एवरीथिंग। उनको कोटा दिया जाता था कि आप सिर्फ़ इतने कपड़े प्रोड्यूस कर सकते हो या इतनी साइकिल्स बना सकते हो। ओके? इस वजह से हमारी मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्रेस काफ़ी स्लो रही। 1991 के आसपास आकर हमने एलपीजी रिफॉर्म्स किए और इनके बाद ही यहीं पे आ चुकी थी एज टेलीकॉम रेवोल्यूशन की और हम लोग सीधे शिफ्ट कर गए सर्विस सेक्टर की तरफ, थैंक्स टू द विजन ऑफ आईआईटीज। ठीक है, आईआईटीज enabled us to create वर्ल्ड क्लास इंजीनियर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स स्पेशली। ओके, और इस वजह से इंडिया बना सॉफ्टवेयर हब वर्ल्ड ओवर। आज भी बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओज इंडियंस हैं। लेकिन ये जो हम मैन्युफैक्चरिंग मिस कर गए ना, इस वजह से हमारे यहाँ कभी मास एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो पाया, जिसे हम कहते हैं मास एम्प्लॉयमेंट। ग्रोथ तो रही हमारी कंट्री की, जीडीपी बढ़ी, ग्रोथ रेट एनुअल भी बढ़ी, सब कुछ हुआ, लेकिन उसी के लिए हाँ, इंडिया को कहा जाता है जॉबलेस ग्रोथ। क्योंकि सर्विस सेक्टर एक हद तक ही एम्प्लॉय कर सकता है लोगों को, बट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैज वास्ट पोटेंशियल टू एम्प्लॉय पीपल। ओके, फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक बार बताया था, मेड्रास के पास कोई जगह है जहां पर अगरबत्ती बनाई जाती थी। ठीक है, वियतनाम से कुछ लोगों ने आके सीखा था वहां पर, वियतनाम और मलेशिया, आई थिंक मलेशिया, उन लोगों ने सीखा और वहां जाकर उन्होंने अपने यहाँ फैक्ट्री लगाई एंड वहां पर आज 40,000 लोग उस फैक्ट्री में काम करते हैं। ठीक है, तो इतने को एम्प्लॉयमेंट दिया और आज हम वहीं से इंपोर्ट हो रही हैं अगरबत्तियां हमारे देश में। ओके, सो ये जो इंडस्ट्रीज होती हैं ये मास एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने का पोटेंशियल रखती है। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री इतना पोटेंशियल नहीं रखती। ठीक है, वो इतना ज्यादा नहीं कर सकते जॉब्स। तो रघुराम राजन यहाँ पे बुक में ये कह रहे हैं कि आप इंडिया को ये वाला चीजें छोड़ देनी चाहिए। ठीक है, कि आप मैन्युफैक्चरिंग की तरफ पीएलआई स्कीम ला रहे हो, ये ला रहे हो, वो ला रहे हो, ये सब मत करो। आप जाइए हाईटेक सर्विसेज के लिए। ठीक है, कि सिर्फ सर्विस में सॉफ्टवेयर नहीं, एकदम हाईटेक रिसर्च कीजिए, हाईटेक चीजें बनाइए सर्विस सेक्टर में। बट वो चीज इतनी आसान नहीं है। ठीक, ही सेड गिव अप इट्स पॉलिसीज टू बिल्ड इट्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड जंप स्ट्रेट टू एक्सपोर्ट मोर हाई एंड सर्विसेज। ठीक है, ये मिस्टर रघुराम राजन का कहना था। बट सच ये कि पिछले 30 साल से हम यही कोशिश कर रहे हैं, सिंस दिस एलपीजी एरा हमारा यही रहा है। ठीक है, तो उसके आउटकम काफी पुअर रहे, इनसफिशिएंट जॉब्स क्रिएट हुई है और इनकम भी उतनी ज्यादा अच्छी नहीं हुई है। फार्मर्स आर डिमांडिंग बेटर प्राइसेस, इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स एंड कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स फेयर वेजेस एंड सोशल सिक्योरिटी। देयर इज अ मिसमैच बिटवीन स्किल्स, जॉब्स एंड इनकम। अब देखिए आईआईटीज को हम लोग हमेशा ये कहते हैं इट इज द आइलैंड ऑफ एक्सीलेंसी। ओके, विथ ऑल पॉवर्टी सराउंडिंग इट। कि आईआईटी से आने वाले इंजीनियर्स फिर भी उतनी स्किल्स रखते हैं, वो एक अच्छी जॉब स्नैच करते हैं, बट यहाँ मेजॉरिटी हमारे जो कॉलेजेस हैं उनमें ना तो उतनी अच्छी स्किल्स दी जा रही हैं और ना ही बच्चे उतनी अच्छी जॉब ले पा रहे हैं। इसलिए अगर आप देखेंगे ना तो ग्रेजुएट्स जो हैं, ग्रेजुएट्स या पोस्ट ग्रेजुएट, इनमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट सबसे हाई है। क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि अब वो कोई मीनियल जॉब तो कर नहीं सकते। ओके, इनफैक्ट राहुल गांधी जब अभी एक बार कुली से मिले थे तो दो कुली ने कहा था वी आर इंजीनियर। ओके, वन वॉज इंजीनियर फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच एंड अदर वन विथ आई थिंक सिविल और मैकेनिकल ब्रांच। उसी तरह से एक ऑटो वाले का भी वीडियो वायरल हुआ था, वो भी अपने ऑटो में इंजीनियरिंग की डिग्री लेके घूम रहा था। ओके, सो हमारे यहाँ इंजीनियरिंग के नाम पे सिर्फ डिग्री दे दी जाती है बट उतनी अच्छी स्किल्स नहीं दी जा रही हैं जो उनको जॉब दे सकें। नाउ ट्रांजिशन फ्रॉम एग्रीकल्चर टू मैन्युफैक्चरिंग एंड देन टू सर्विसेज, चाइना और लगभग हर कंट्री ने यही किया है पहले। ठीक है, चाइना ने अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत बड़ा बनाया। नाउ चाइना इज प्रोड्यूसिंग वर्ल्ड बीटिंग टेक्नोलॉजी चैंपियंस। नाउ सी दिस ऑथर इज काउंटरिंग रघुराम राजन कि देखिए चाइना भी पहले मैन्युफैक्चरिंग की तरफ गया लेकिन आज वो वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी बना रहा है। यानी कि आप जो हाई एंड सर्विसेज की बात कर रहे हो तो आपको जाना तो इसी रूट से होगा, ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली जंप कर जाओगे।
Indian Institute of Technology (IITs) enabled India software industry to become globally competitive and produce CEOs for US multinational companies. Similarly, इंडिया का स्पेस प्रोग्राम, ओके, नासा के बजट का हार्डली फ्रैक्शन ऑफ कॉस्ट दी जाती है नासा को, सॉरी इसरो को, बट उसके बाद भी आप देखिए कितना कुछ अचीव करके दिखाया है इसरो ने. Okay. India's pattern of growth with investment in high-end skills had not generated enough decent jobs. Now, what we need to do is learn new skills, increase their income, and nations acquire the capabilities. Manufacturing and value-added services can be carried out in rural areas and around farms in small, labor-intensive, low-capital enterprises for processing agriculture produce and transporting and selling it to nearby market. अब देखिए इनका ये कहना है कि हमें आप समझते हैं ना कॉटेज इंडस्ट्रीज. ठीक है, कॉटेज इंडस्ट्री क्या होती है, वही जो घर से चलाई जाती है. ठीक है, घर में छोटे छोटे, जैसे आप लोग गांव वगैरह में पहले चक्की वहीं हुआ करती थी घर में, तो वो छोटी छोटी कॉटेज इंडस्ट्रीज ही मानी जाती थी. ठीक है, तो इनका ये कहना है कि देखिए आप बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की तरफ जाने से ज्यादा बेटर होगा कि आप जो रूरल एरियाज में, रूरल एरिया के आसपास ही जो छोटी छोटी फैक्ट्रीज चलती हैं, इंडस्ट्रीज चलती हैं, उन्हीं को आप और बेटर बना सको. मैन्युफैक्चरिंग एंड वैल्यू एडेड सर्विसेज कैन बी कैरिड आउट इन रूरल एरियाज एंड अराउंड फार्म्स. ओके, जैसे हमने जब बात की थी एक बार मेंस के लेक्चर में, पराली पंजाब में, ठीक है, ये जलाई जाती है. ठीक है, इसको क्या करना है, आपको इसको पैलेट में कन्वर्ट करना है. ठीक है? और फिर उन पैलेट्स को आप सेल कर सकते हो कोल फायर पावर प्लांट को, जहां पर वो इलेक्ट्रिसिटी बनाने में यूज हो जाए. तो इस तरह की जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज है ना, वो बनाने की जरूरत है हमें. ठीक है, जो रूरल एरियाज में हो, फार्म्स के अराउंड हो, इन स्मॉल एंड लेबर इंटेंसिव हो, लेकिन ठीक है, ताकि गांव के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड ट्रांसपोर्टिंग एंड सेलिंग इट टू नियर बाय मार्केट. Such enterprise add value to agriculture commodities locally without requiring their transportation to more distant and large-scale processing center. Now, the targets of trillion of dollars of GDP will not be achieved if economic growth does not become inclusive and sustainable very soon. ये तो inclusive बनाना बहुत जरूरी है. It's not like कि आज इंडिया में just 1% people, okay, 1% people control 40% of the wealth. नहीं, just 1% control 40% of nation's wealth. सो अगर इतना नॉन इंक्लूसिव होगा तो फिर सस्टेन नहीं कर पाएंगे हम. इंडिया कैन नॉट अफोर्ड टू नेग्लेक्ट इट्स स्मॉल स्केल एंड इनफॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एनी लॉन्गर. मेक मोर फॉर इंडिया एंड इन इंडिया. Investing in education and skills for high-end manufacturing and services will not benefit the masses if they cannot be employed. Richness of economic activity within local webs will create more sustainable growth. यानी कि वही फार्म के आसपास, रूरल एरियाज के आसपास जो इंडस्ट्रीज वर्क कर सकती है, उनको ग्रो करने पे ध्यान दिया जाए. द ग्लोबल इकोनॉमी इज नॉट ग्रोइंग लाइक इट वाज व्हेन चाइना बिकेम द फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड. और ये फैक्ट है. आज ग्लोबल इकोनॉमी अपनी प्रोटेक्शनिस्ट टेंडेंसी की तरफ बढ़ रही है. ठीक है, सब कंट्रीज अपनी आत्मनिर्भरता की बात कर रही हैं, अलग अलग बैरियर्स लगाए जा रहे हैं. जब चाइना ने जब प्रोग्रेस करना शुरू किया था तब ऐसा नहीं था. ऑलराइट, शी इज बृंदा कारत, द मेंबर ऑफ सीपीआई. इनके बारे में एक बात, इन्होंने एक चीज अच्छी गई है कि देखिए एक टर्म आता है जेंडर बजटिंग. ठीक है, इसमें दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी. पार्ट ए यानी कि वो ऐसी स्कीम्स विच आर 100% फॉर विमेन, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ. ठीक है, ये पार्ट ए की बात हो गई जेंडर बजट में. पार्ट बी, जिसमें एटलीस्ट कुछ परसेंट शेयर एक्सक्लूसिवली वुमेन के लिए रखा जाता है. ठीक है, तो उसको कहते हैं पार्ट बी. ठीक है, मतलब कुछ शेयर, सर्टेन परसेंटेज ऑफ शेयर इनके लिए रखा जाता है. तो ये कंसेप्ट जेंडर बजटिंग का अलग से बनाया गया. मतलब इसमें कोई अलग से पैसे नहीं दिए जाएंगे. ठीक है, जो स्कीम ऑलरेडी चल रही है उनको बस दो तरीके से डिफरेंशिएट किया जाएगा. एक जो 100% से विमेन के लिए है और एक जो लगभग सभी के लिए है. ठीक है, तो एक रिपोर्ट कहती है कि एसडीजी की प्रोग्रेस ऑफ ट्रैक चल रही है. ओनली 12% ऑफ द टारगेट्स आर ऑन ट्रैक. We encourage women-led development and remain committed to enhancing women's full, equal, effective, and meaningful participation as decision makers for addressing global challenges inclusively and in contributing as active participant in all spheres of society across all sectors and all level of economy. सो प्लीज ये वाला जो पॉइंट है ना, इसको अपने नोट्स में लिखिएगा. क्योंकि इस बार देखिए 33% रिजर्वेशन वुमेन्स को दे दिया गया है.
लेजिस्लेटिव असेंबली और पार्लियामेंट में, राइट? जब इफेक्ट में आएगा तब आएगा, बट ये इस पे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। तो अगर इस तरह के अच्छे पॉइंट्स आपके पास पहले से होंगे ना, तो इट विल सेव योर टाइम इन द एग्जाम एज वेल, ओके, एंड ज्यादा इंपैक्टफुल भी लगेगा आपका आंसर। चलिए, जेंडर बजट के बारे में जानते हैं। 2005-6 में इसकी शुरुआत हुई अंडर यूपीए गवर्नमेंट, मिस्टर मनमोहन सिंह। इट वाज मेंट एज अ टूल टू प्लग द गैप थ्रू प्रायोरिटाइज इन्वेस्टमेंट हैज बीन रिड्यूस्ड टू एन अकाउंटिंग एक्सरसाइज। देखिए, पार्ट ए में वो स्कीम आएंगी जो 100% फॉर वुमेन है, एंड पार्ट बी में ऑल अदर स्कीम्स विच वेयर एटलीस्ट 1/3 ऑफ द एक्सपेंडिचर इज फॉर वुमेन। जैसे जैसे जल शक्ति मिशन, ठीक है, उसमें क्या है कि घर घर टैप वाटर पहुंचाया जाएगा। ठीक, अल्टीमेटली किसके लिए की गई? अल्टीमेटली वो वुमेन को ध्यान में रखकर ही बनाई गई थी, बिकॉज क्योंकि गांव वगैरह में पानी कहीं से और से भर के लाना है, तो पूरी जिम्मेदारी किस पे आती है? अल्टीमेटली वुमेन पे आती है। तो टैप वाटर घर तक पहुंचाना रूरल एरिया में हर एक घर तक, तो वो कहीं ना कहीं वुमेन को ही टारगेट कर रहा था। शायद दैट कुड बी टर्म एज पार्ट बी स्कीम। ठीक है, तो पहले कोशिश तो ये की गई थी कि इसके थ्रू एक फोकस रखा जाए वुमेन के इश्यूज पर, बट ये सिर्फ एक अकाउंटिंग एक्सरसाइज बन के रह गई है। ठीक है, आप उसमें बता देते हो कि जेंडर बजट पे इतना पैसा खर्च करेंगे हम, उसका इतना पार्ट ए में जाएगा, इतना पार्ट बी में जाएगा। नो, अब बात ये है कि अगर हम 23-24 के बजट को देखें ना, तो देयर हैज बीन नो सब्सटेंशियल इंक्रीज इन द जेंडर बजट सिंस इट्स इंसेप्शन व्हिच हैज रिमेन्ड बिटवीन 4 to 6%। अब देखिए, पार्ट ए जो 100% वुमेन को बिलोंग करती है स्कीम, दे आर एट इट्स लोवेस्ट ऑफ 39%, और पार्ट बी जो सबके लिए है लगभग, उस पे 61%। जबकि अगर विमेन लेड डेवलपमेंट की बात करें तो हमारा ज्यादा फोकस होना चाहिए था पार्ट ए पर, यानी कि ऐसी स्कीम्स पर जो 100% वुमेन के लिए बनाई गई हैं। और कुछ टाइम पहले अगर आप देखेंगे तो जो निर्भया फंड लाया गया था ना वुमेन सेफ्टी के लिए, उसका जितना पैसा पड़ा है वो आज तक उस अकाउंट में पड़ा है, वो यूज ही नहीं किया, एकदम अनयूटिलाइज पड़ा हुआ है वो, और थाउजेंड्स ऑफ करोड़ में। जबकि आपने बात की थी कि हम सीसीटीवी लगवाएंगे, हम वुमेन पुलिस स्टेशन बनाएंगे एक्सक्लूसिवली, ताकि लड़की रात को 2 बजे भी वहां जाने से डरे ना, बाकी इस तरह की आपने बातें की। बट निर्भया फंड में जो भी पैसा था वो पूरा का पूरा अनयूटिलाइज ही पड़ा रहा। ठीक है, इतना ही नहीं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, इस स्कीम में भी मेजोरिटी पैसा, ऑलमोस्ट 90% पैसा आपने सिर्फ पब्लिसिटी पे खर्च कर दिया। नहीं, ओके, कुछ इम्प्लीमेंट करने की कोशिश नहीं की, कोई अच्छे शेल्टर होम बनाने की कोशिश नहीं की, आपने सिर्फ पब्लिसिटी पे खर्च कर दिया है। ये सब गवर्नमेंट के ही डेटा है। ओके, शेयर ऑफ वुमेन इन रेगुलर वेज वर्क फेल इन इंडिया। ठीक है, रेगुलर वेजेस की बात की जा रही है, जैसे कि सैलरीड जॉब्स जो आप लोग करते हैं, ठीक है, उसकी बात की जा रही है, मनरेगा टाइप के एग्जाम्पल्स की बात नहीं की जा रही है। ओके, तो ये इनका जो शेयर था रेगुलर वेज जॉब्स में, जैसे टीचर है, बैंकर हैं, इस तरह की, तो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे बताता है कि ये डेटा 21% से गिर के ऑलमोस्ट 15.9% पे आ गया है। ओवर 95% ऑफ women आर इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर विद नो जॉब और इनकम सिक्योरिटी। अनऑर्गेनाइज सेक्टर लाइक जैसे कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम करती हैं। 1 करोड़ women वर्क इन आंगनवाड़ी एज आशा वर्कर, एज मिड डे मील स्कीम वर्कर, or as facilitator, and they are the most exploited because they are paid allowances which are below even the minimum wage and not recognized as government employee। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था लखनऊ में कुछ लड़कियां प्रोटेस्ट कर रही थी, जिनको वो कॉल रिसीव करने के लिए गवर्नमेंट ने हायर किया था थ्रू ए प्राइवेट एजेंसी, आउटसोर्स करके। ओके, अगेन आउटसोर्स करके उनको पिछले 4 साल से सेम सैलरी दी जा रही है, 11,000 समथिंग। ओके, और वो भी आउटसोर्स करके एक प्राइवेट कंपनी के थ्रू, यानी कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है ये लड़कियां। और जब वो प्रोटेस्ट करने मार्च करते हुए सीएम हाउस की तरफ बढ़ने लगी, तो फिर उनको अरेस्ट किया गया था। ये वो न्यूज मैंने आपके साथ डिस्कस की थी थोड़े दिन पहले। द शेयर ऑफ वीमेन एंगेज इन एग्रीकल्चर इंक्रीज टू 64.3%। क्यों? क्योंकि जो 1, 2 या 3 एकड़ वाले फार्मर्स होते हैं, उनका इतना सस्टेनेबल तो होता नहीं है। ठीक है, तो वो माइग्रेट कर जाते हैं बाहर काम करने के लिए, एंड फिर वहां पर ये पूरी जिम्मेदारी किस पे आ जाती है? विमेन पर। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, तो अगेन ऐसे इश्यूज पे आपके पास हमेशा पॉइंट्स रेडी होने चाहिए कि हाँ, पहले आपका डेटा होना चाहिए कि कैसे 64% वेमेन आज एग्रीकल्चर में एंगेज हैं। ठीक है, उसके बाद आपको उसमें चैलेंजेस देखने चाहिए कि वो क्या चैलेंजेस फेस करती है एग्रीकल्चर करने में। जैसे बड़े बड़े ट्रैक्टर्स नहीं चलाए जा सकते, तो छोटे ट्रैक्टर्स भी लाए जाते हैं। ठीक है, छोटे ट्रैक्टर्स भी आते हैं ताकि वो वुमेन इजिली ऑपरेट कर सकें, या ऐसी मशीनरी बनाई जाए जो वुमेन इजिली ऑपरेट कर सकें। ठीक है, और फिर इस चैलेंज को एड्रेस कैसे किया जा सकता है। तो इस तरह से अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग करते रहा कीजिए इश्यूज पर। एंड जेंडर बजटिंग पे क्वेश्चन आया था 2011 में, 16 में। नाउ दिस इज मेनली अनपेड वर्क।
ये जो एग्रीकल्चर में करती हैं, द बजटरी एलोकेशंस फॉर पेड वर्क मैंडेटेड बाय लॉ इन रूरल वर्क प्रोजेक्ट्स थ्रू मनरेगा हैज ड्रास्टिकली कट डाउन। ओके, मनरेगा का बजट गवर्नमेंट हमेशा कम करती जा रही है ईयर ऑन ईयर। Richest 1% can now control 40% of country's wealth. This is corporate led development, not women led. And that's true. यहाँ पे वही बात कह रहे हैं कि higher unemployment rate among highly educated individuals. Okay. Official data shows that there is decline in unemployment rate to 3.2%. That could be true, okay. But अगर हम इस ड्यूरेशन में देखें तो इंडिविजुअल्स विथ हायर एजुकेशन फेस कंसिस्टेंटली हायर अनएम्प्लॉयमेंट रेट एज हाई एज 13%। क्योंकि एक्सपेंशन तो होता चला गया हायर एजुकेशन का, ग्रेजुएट्स भी बढ़ते गए और लेबर फोर्स हैड राइजन टू अराउंड 15% बाय 22-23। बट फेल कहाँ हुए? इनेबिलिटी ऑफ एजुकेशन सिस्टम टू इम्पार्ट द रिक्विसाइट स्किल्स और इनेबिलिटी ऑफ द ग्रोइंग इकोनॉमी टू जनरेट इनफ जॉब्स। ये बात कर रहे हैं चाइना की इकोनॉमिक पॉलिसी की, तो इसमें वही है कि चाइना अब फोकस कर रहा है अपने डोमेस्टिक, अभी तक वो फॉलो कर रहा था एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ, ठीक है, वर्ल्ड के लिए बना रहा था और एक्सपोर्ट कर रहा था अच्छे से। अब वो बात कर रहा है डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ाने की, ताकि अपने ही लोग अच्छा कंज्यूम करें और अपनी इकोनॉमी को बूस्ट मिले। ओके, तो रूरल रिवाइटलाइजेशन की बात कर रहा है वो। एग्रीकल्चर इनोवेशन सेंटर बनाया उसने, सेल्फ रिलायंस इन कोर टेक्नोलॉजीज, क्योंकि यूएसए ने टेक्नोलॉजी शेयर करना बंद कर दिया है, ठीक है। टेक रिलेटेड एक्सपोर्ट कंट्रोल प्लेस्ड बाय यूएस एंड इट्स अलाइज लाइक नीदरलैंड एंड जापान, ठीक है। टैक्स रिबेट दे रहा है अपने मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस को, एज वेल एज इंटरेस्ट रेट डिस्काउंट फॉर लोकल गवर्नमेंट। और जबकि हमारे यहाँ पर हमने वो गलत डिसीजन लेके डिमोनेटाइजेशन का लेकर ऑलमोस्ट 8.5 करोड़ छोटे स्मॉल इंडस्ट्रीज बंद हो गई थी, ठीक है। ये गवर्नमेंट का ही डेटा है जो पार्लियामेंट हाउस पर उन्होंने खुद बताया है, ठीक है। टीबी टीबी ट्रीटमेंट, अब टीबी ट्रीटमेंट में प्रॉब्लम ये है कि इसका जो ट्रीटमेंट है वो बहुत लंबा चलता है, 6 मंथ, ओके। और कई लोग इसको फिर बीच में छोड़ देते हैं, पूरा कंप्लीट नहीं देते कि चलो अब तो हम ठीक हो गए, और उस वजह से प्रॉब्लम ये हो जाती है कि फिर उनका टीबी हो जाता है ड्रग रेजिस्टेंट, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमें जरूरत है कि हम इस 6 मंथ की ड्यूरेशन को थोड़ा शॉर्ट करें, ठीक है, 4 मंथ करें या 2 मंथ करें, ठीक है, ये किया जा सकता है। तो इसी को लेकर कुछ नई नई इनोवेशन करने की कोशिश की जाती है। इसमें मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई होता है, इट इज ए ग्लोबल हेल्थ कंसर्न। इंडिया में 27% ऑफ टीबी केसेस हैं वर्ल्ड वाइड के, ये वर्ल्ड के 27 टीबी पेशेंट्स हमारे यहाँ 27%। तो हमने इसलिए लॉन्च किया था नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, ये मैंने आपको साथ पूरा डिस्कस किया है मीन्स 450+ सीरीज में ऑलरेडी। नाउ ग्रोइंग प्रॉब्लम ऑफ ड्रग रेजिस्टेंट टीबी आल्सो थ्रेटन दिस ड्रग रेजिस्टेंट। ये क्यों हो जाता है? क्योंकि आपने ड्रग्स लेना शुरू किया, ठीक है, ट्रीटमेंट लेना शुरू किया, 2 महीने 3 महीने कंटिन्यू किया, फिर आपने सोचा मैं ठीक हो गया, आपने छोड़ दिया, फिर अभी वो टीबी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ आपके अंदर, अब वो ड्रग के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर लेगा, और फिर अगर आपको दोबारा होता है और आप बाद में दवाई लेते भी हो तो वो रेजिस्टेंट हो जाएगा उसके अगेंस्ट, उसको फर्क नहीं पड़ेगा फिर। अब चाइल्ड के बारे में देखते हैं पहले। टीबी इज क्योरेबल बट ट्रीटमेंट इज चैलेंजिंग, मेडिकेशन फॉर 6 मंथ एंड दिस इज ए लॉन्ग पीरियड स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू चिल्ड्रन, राइट। The treatment includes 3 or 4 drugs that can have side effect as well and are difficult to swallow at times, okay। और इसी के साइड इफेक्ट जो रियल लाइफ में हमने देखे हैं उसमें से एक सबसे बड़ा है कि अगर आप किसी टीबी पेशेंट, सपोज उसको चाइल्डहुड में हुआ 8-9th क्लास में, थोड़े दिन में उसको चश्मा चढ़ जाएगा, वो एक साइड इफेक्ट होता है इसकी दवाइयों का, आंखें कमजोर हो जाती हैं उसकी, ओके। नाउ तो ये जो हमारा टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम है, रिकमेंडेड डेली डोज ऑफ मेडिसिन अंडर डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन फॉर 6 मंथ्स, ओके। तो ये फैमिलीज और उनके रिलेटिव्स पे तो एक रिस्क लाता ही है, जो उसके क्लोज कांटेक्ट में रहते हैं, दे आर आल्सो एट रिस्क ऑफ इन्फेक्शन एंड स्टॉपिंग ट्रीटमेंट प्रीमैच्योरली कैन कंट्रीब्यूट टू टीबी बैक्टीरिया बिकमिंग ड्रग रेजिस्टेंट, ओके। हाँ, इट इज अ बैक्टीरियल डिजीज, ओके, बताना भूल गया था शुरू में। नाउ इंडिया इज लाइकली टू एक्सप्लोर न्यू ट्रीटमेंट अप्रोचेस फॉर टीबी, ठीक है, ताकि ये कट डाउन करके एटलीस्ट 4 मंथ पे लाया जा सके, ताकि ड्रग रेजिस्टेंट ना हो। इंडिया इटसेल्फ इज येट टू अडॉप्ट द रिवाइज 4 मंथ ट्रीटमेंट गाइडलाइंस। अभी तक इंडिया ने ये WHO की जो गाइडलाइंस थी कि 4 मंथ वाली, इसको इंडिया ने अभी तक अडॉप्ट किया भी नहीं है। देर इज इनफैक्ट अनदर स्टडी दैट रिपोर्ट रिसेंटली दैट ए 2 मंथ ट्रीटमेंट कोर्स कुड बी इफेक्टिव एज वेल। अगर ऐसा हो पाता है तो और बेटर होगा। नाउ गवर्नमेंट मस्ट एम्ब्रेस इनोवेशन एंड न्यू अप्रोचेस टू ट्रीटिंग दिस डिजीज। अब एक रिसर्च क्या कहती है? ए हाईली कंसर्टेड एफर्ट नीड टू टेक प्लेस दैट इन्वॉल्व बोथ ग्लोबल एंड लोकल रिसर्चर्स, फंडर्स एंड रेगुलेटरी अथॉरिटीज विद
फॉर्म नेशनल एंड इंटरनेशनल पॉलिटिकल सपोर्ट। ओके, यहाँ पर जम्मू कश्मीर में कुछ सीरियसली गलत हुआ है, जहाँ पर कस्टडी में कुछ लोगों को टॉर्चर किया गया है बाय द आर्मी। ठीक है, तो उसके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन हो रही है। आर्मी हैज इनिशिएटेड एन इंक्वायरी इनटू द एलिगेशन दैट आर सिविल। पीर पंजर वैली में काफी अटैक हो रहे हैं आजकल। ठीक है, और पीर पंजर वैली में ही लाई करता है राजौरी एंड पूंछ डिस्ट्रिक्ट। अभी देखिए, ये जो न्यू लॉस इनेक्ट तो हो गए हैं, प्रेसिडेंट का एसेंट भी मिल गया है, बट उस पर अभी भी कुछ क्लैरिटी की जरूरत है। तो आप मान सकते हैं कि 2 से 3 मंथ लगेंगे इसको प्रॉपरली इफेक्ट में आने में। ओके, पुलिस वालों को भी समझने में दिक्कत होगी ये चीज अभी। ओके, एंड आई विल डिस्कस दैट इन माय मेन सीरीज। ओके, just let me give me 1 or 2 days time, so I can recover properly. Okay, उसके बाद हम मेंस में इन तीनों बिल्स को अच्छे से डिस्कस कर लेंगे फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा, वन थिंग आई वांट टू टेल कि मैंने प्रीलिम्स का जो रिवीजन कोर्स में भी आपके साथ कुछ टॉपिक डिस्कस किए थे। जी देखिए, ऐसा नहीं है कि मैं आपको पीडीएफ बना के दे नहीं सकता, बट उससे रिवीजन होगा नहीं आपका। आप जितना ज़्यादा हैंड रिटन बनाएंगे और जितना प्रिसाइज रखेंगे उसको। ठीक है, मैं आपको सिर्फ की वर्ड्स और की पॉइंट्स ही डिस्कस करता हूँ जो प्रीलिम्स में स्टेटमेंट के फॉर्म में आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर मैं आपको ऐसे पूरी पीडीएफ बना के दे दूंगा यार, वो बल्कि हो जाएगी, एंड तक नहीं पढ़ पाओगे। जिस तरीके से मैं आपके साथ हैंड रिटन आपको समझाता हूँ, अगर आप उसी तरीके से बनाएंगे ना, तो आप मल्टीपल टाइम रिवीजन कर पाओगे। और रिवीजन ही है जो आपको ये एग्जाम क्लियर करा सकता है। बिकॉज सिलेबस नेवर एंडिंग सिलेबस है इसका। रोज न्यूज़पेपर आएगा, रोज आपका सिलेबस बढ़ जाता है। कॉमन सॉफ्टवेयर एट प्रेजेंट ओवर 95% पुलिस स्टेशन रजिस्टर एफआईआर थ्रू सीसीटीएनएस नेटवर्क। ओके, जो कि 2009 में लॉन्च किया गया था। टोटल हमारे देश में है 17,379 पुलिस स्टेशन, आउट ऑफ विच 16,733 police stations are linked to CCTNS under the ambit of NCRP. कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, फर्स्ट थिंग तमिलनाडु में आता है। सेकेंड थिंग रशिया के सपोर्ट से बना हुआ है। इसकी कई यूनिट्स है, मल्टीपल यूनिट्स। ओके, जिसमें फर्स्ट यूनिट इज ऑपरेटिंग एट इट्स पोटेंशियल ऑफ 1000 मेगावाट। बाकी की यूनिट्स भी ऑपरेट करेंगी एंड एक्सपेक्टेड है कि बाय 2027 ये अपनी फुल कैपेसिटी से ऑपरेट करेगा। इंडिया लार्जेस्ट प्लांट है। और ये सब याद रखना है यार, क्योंकि लास्ट टाइम याद कीजिए आप, 2023 में आपको एक क्वेश्चन मिला था पोर्ट्स को लेकर। 3 पोर्ट्स दे दिए गए थे और उनके बारे में कुछ कुछ चीजें कही थी कि दिस इज द फर्स्ट, इंडियाज फर्स्ट और वट एवर। ओके, तो ऐसे ही कई बार बार के अलग अलग न्यूज आर्टिकल से एक क्वेश्चन बनता है। वो एक क्वेश्चन आज 3 क्वेश्चन के बराबर है। आपका 100 क्वेश्चन का पेपर 250-300 क्वेश्चन के बराबर हो चुका है। ओके, इस तरीके से आपके ऑप्शंस फ्रेम किए जाते हैं आजकल। Now, India's largest, built in Tamil Nadu with the assistance of Russia, it began construction in 2002 एंड 2016 से फर्स्ट यूनिट ऑपरेट हो रही है इसकी, जो प्रोड्यूस करती है 1000 मेगावाट। एंड बाकी की यूनिट्स भी ऑपरेट करना जल्दी शुरू होंगी और 27 तक ये अपनी फुल कैपेसिटी पर पहुंच जाएगा। ये सब फालतू के बोल बच्चन है, बट हाँ, आप एक पॉइंट यहाँ से उठा सकते हो अपने आंसर के लिए, बहुत अच्छा है। दैट world has had taken notice of India's heritage the time we start giving our heritage its due respect। जब हम खुद अपने कल्चर, अपने हेरिटेज में प्राउड करना शुरू कर देते हैं, तो वर्ल्ड भी आपके हेरिटेज और कल्चर को अपनाने लगता है। लाइक वीर बाल दिवस, ठीक है, जो सेलिब्रेट किया जाता है गुरु गोविंद सिंह और उनके 4 साहिबजादों के लिए, ठीक है, जो फाइट करते करते शहीद हुए थे। तो ये सिर्फ इंटरनेशनली भी बनाया गया। ये दिन इंडिया में ही नहीं, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएई, ग्रीस, सब जगह सेलिब्रेट किया गया। सो दिस पॉइंट इज वेरी नाइस दैट वंस वी स्टार्ट टेकिंग प्राइड इन आवर हेरिटेज, द वर्ल्ड्स व्यू पॉइंट हैज ऑल्सो चेंज। थोड़े दिन पहले ही मैंने आपके साथ ही डिस्कस किया था, डीप फेक को लेकर एडवाइजरी दी गई है इन प्लेटफॉर्म्स को कि सिर्फ डिस्क्लेमर लगा देने से कुछ नहीं हो जाएगा। ठीक है, कि आपकी कोई टेक्नोलॉजी अभी अंडर टेस्ट है और आपने बस डिस्क्लेमर लगा दिया कि दिस इज अंडर टेस्टिंग, और फिर लोग कुछ भी मिसयूज करने लगे हैं उसका, तो ऐसे नहीं चलेगा। यहाँ पे गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट वार्निंग दी है इनको। एडवाइजरी टू सोशल मीडिया फॉर्म्स टू कंप्लाई विद द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स रूल्स 2021। ये वाले जो रूल है ये मैं आपके साथ प्रीलिम्स सीरीज में डिस्कस कर दूंगा अलग से। 2021 में आए थे, बट ये न्यूज में हमेशा रहते हैं। The advice is aimed at getting social media firms to crack down more forcefully on fabricated deepfake clips
ऑफ पीपल मेड विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब यहाँ पर इस रूल 3(1)(b) का याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि कई बार आप इस तरह की अगर सेक्शन नंबर या रूल नंबर लिख देते हो ना, जो कि काफी कॉमन हो, तो आपके आंसर पे बहुत स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन पड़ता है। इट मैंडेट टू कम्युनिकेट प्रोहिबिटेड कंटेंट पर्टिकुलरली दोज स्पेसिफाइड अंडर रूल 3(1)(b)। तो रूल 3(1) जो इस इंटरमीडिएट गाइडलाइंस का है, वो क्या कहता है कि कौन सा कंटेंट प्रोहिबिटेड होगा। ओके, 3(1)(b). ओके, ये क्लियरली एंड प्रिसाइजली आपको यूजर को बताना होगा। रूल्स वुड सोन बी फॉर्मुलेटेड टू रेगुलेट डीप फेक, पर अभी तक तो नहीं बने एटलीस्ट। कंटेंट नॉट परमिटेड अंडर आईटी रूल्स आर लिस्टेड अंडर रूल 3(1)(b) must be clearly communicated to the users। ये इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है, आगे चलते हैं। ये एक अच्छी बात है कि पीएलआई स्कीम ने अट्रैक्ट किया ऑलमोस्ट 95,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट। अब इसके बारे में स्कीम तो मैं आपको पढ़ाऊंगा ही प्रीलिम्स में, बट फिलहाल ये भी जरूर याद रखिएगा 14 सेक्टर्स पे लागू होती है ये। ओके, और ये भी मत सोचना कि 14 पे होती है तो बस मैं इतना ही याद रख लूं, सेक्टर्स के नाम ना याद रखूं। देखिए रखने पड़ेंगे, क्योंकि पहले भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सा माइनर मिनरल है। 200 से ज्यादा है, तो ऑब्वियसली पूरी लिस्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन जो न्यूज़पेपर वगैरह में रिपीट होते रहे वो पता होने चाहिए, बस ये एक्सपेक्ट किया था यूपीएससी ने आपसे। ठीक है, तो यहाँ पे 14 सेक्टर्स ही हैं, नाम तो याद हो ही जाएंगे, बट जो न्यूज में आए वो जरूर देख लीजिए। दिस सेक्टर इंक्लूड इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, फार्मा, व्हाइट गुड किसको कहते हैं हम, एसी और एलईडी लाइट्स को, इनके कंपोनेंट्स को, व्हाइट गुड्स एंड टेक्सटाइल्स। ओके, ये सब पीएलआई स्कीम के अंडर में आते हैं, इसको जरूर याद रखिएगा व्हाइट गुड्स। वहां ऑप्शन देख के अगर दिमाग में नहीं आया कि ये व्हाइट गुड्स क्या है। ओके, अब यहाँ पर ये तो मिनिस्टर हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट टू सर्ज 83% 83% टू $16.5 बिलियन इन 24। मुझे सिर्फ आपको बताना है कि इंडिया के टारगेट्स क्या हैं। इंडिया के टारगेट है 500 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030, reduce overall power generation capacity from fossil fuel to less than 50% and net zero emission by 2070। तो ये सब हम डिस्कस करते ही रहते हैं रेगुलर, नथिंग न्यू। No, this is wonderful article. Okay, this is really very important. It's definitely you will get a question from this। देखिए, नोबेल प्राइज दिए जाते हैं वो अपनी जगह है, बट एक और प्राइज दिया जाता है ब्रेक थ्रू प्राइज। ओके, नोबेल के बराबर तो नहीं होता है, लेकिन अगर प्राइज मनी की बात करेंगे ना, इट गिव्स यू 3 times एज मच प्राइज मनी देन दी नोबेल। इसे ऑस्कर ऑफ साइंस भी कहा जाता है। एंड 24 प्राइज इन दी लाइफ साइंस कैटेगरी मिला है कुछ ऐसे लोगों को जिन्होंने 3 डिजीज पे काम किया था। एक है पार्किंसन डिजीज, दूसरा है सिस्टिक फिब्रोसिस एंड थर्ड वन इज कैंसर। There are 7,000 known rare disease affecting 8% of the world population and 75% of rare disease patients are children। अब देखिए एक बात देखिए कि यहाँ पर ये वर्ल्ड की 8% पॉपुलेशन को कर रहा है, ठीक है, 8% वर्ल्ड पॉपुलेशन को अफेक्ट कर रहा है। तो वैसी बात है कि एक मल्टीनेशनल कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोचेंगे तो आपको लगेगा कि यार इतने ज्यादा पेशेंट्स तो हैं नहीं, तो फिर इतना क्यों हम कवर करें, राइट। बट देर इज लिटिल रिसर्च अंडरवे ऑन रेयर डिजीज, क्योंकि उतने ज्यादा पेशेंट वो एक्सपेक्ट नहीं करते, और अगर वो इस पर रिसर्च कर भी लें, दवाई बना भी लें, तो उनकी कॉस्ट बहुत हाई जाती है, बहुत ज्यादा हाई, almost unaffordable। Now, relatively few people are diagnosed with these diseases, so most drug makers and pharmaceutical companies are unwilling to invest money in them। उसी तरीके से एक होता है गॉचर डिजीज, आई एम सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, गॉचर डिजीज एंड inherited metabolic disorder affecting 1 in 57,000 people worldwide। Okay, it is also inheritance based, ठीक है। इंडिया से भी रिपोर्ट हुआ एक बार ये डिजीज, तो इसका नाम याद रखिए। पार्किंसन हम सब जानते हैं, न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर, जिसमें इंसान अपनी याददाश्त थोड़ा भूलने लगता है, लाइक उसकी कॉग्निटिव स्किल काम करना बंद कर देती है। द रीजन फॉर दिस न्यूरोनल सेल डेथ इज पाइल अप ऑफ प्रोटीन एग्रीगेट्स दैट रिस्ट्रिक्ट बीइंग क्लियर्ड अप। अब इसमें होता क्या है, ऊपर वाला पॉइंट पढ़िए। इट हैपेंस when the neurons in the part of the brain that controls motor function and has impact on the cognition and other bodily function start drying off। ओके, और ये क्यों ड्राई हो जाते हैं? द रीजन इज दैट
न्यूरोनल सेल डेथ इज ए पाइल अप ऑफ प्रोटीन एग्रीगेट्स। ये जो प्रोटीन एग्रीगेट्स ना, ये पाइल अप हो जाते हैं वहां पे, ओके, दैट रेजिस्ट बीइंग क्लियर्ड अप। No, these neurons are not replenished as readily. An affected individual arms will violently shake. ठीक है, तो कभी भी आपको इस तरह के सिम्टम्स दिखें अपने घर में किसी एल्डरली में कि उनके कंधे, उनके हाथ अपने आप कांपना शुरू हो गए, तो दैट इज अ सिग्नल कि ये पार्किंसन डिजीज हो सकता है इनके फ्यूचर में। राइट नाउ, अकॉर्डिंग टू WHO, more than 8.5 million individuals are currently living with Parkinson. Parkinson arises due to a combination of genetic as well as environmental factors. Okay, both, दोनों reason हो सकते हैं, but there is no cure or effective treatment. There can only be temporary relief. उसी तरीके से गॉचर डिसीज की बात करें तो यहाँ पर डॉक्टर्स ने डिस्कवर किया ए म्यूटेशन इन ए नोन जीन कॉल्ड एज GBA1। अब इसको याद रखिएगा क्योंकि यूपीएससी ने पहले एक पूछा था ACE1 करके, ठीक है, इस पे प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, इजी था, बट अगेन अगर पता है तो GBA1 सेल की अगर बात की जाए तो यू शुड रिमेंबर इट इज रिलेटेड टू गॉचर डिसीज which strongly indicated whether an individual would develop Parkinson or not. Okay? उसी तरीके से एक और जीन होता है जिसे कहते हैं LRRK2, ठीक है, तो इन दोनों को याद रखिएगा। Now, for example, both the GBA1 and LRRK2 are involved in preventing protein aggregate buildups in the brain. Cystic fibrosis. It is a life-threatening rare disease that affects around a lakh of people worldwide. Cystic fibrosis is an inherited condition caused by mutations in a single gene called as CFTR. Okay. इसलिए पता है ये सेल वगैरह पे जो रिसर्च वगैरह चल रही है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जो रिसर्च हो रही है ये आप मान सकते हैं कि एटलीस्ट 20 years लेटर ये इंसान की लाइफ बहुत बेटर बना देंगी। सो इस तरह की रिसर्च हमेशा आपको तुरंत फायदा नहीं देंगी, बट जब देंगी तो वो बहुत फायदा देंगी। In cystic fibrosis, the CFTR protein misfolds and become unable to function. Effective in 90% of patients, Trikafta has been called a blockbuster combination drug. Okay, this is the drug used to treat this disease, cystic fibrosis. Okay, Trikafta. अब हुआ क्या है कि इसकी अगर आप प्राइस देखेंगे इस ड्रग ट्रिकाफ्टा की, इट कॉस्ट अराउंड 2.71 करोड़ ए ईयर। दैट इज कंप्लीटली अनअफोर्डेबल एटलीस्ट फॉर डेवलपिंग कंट्री, राइट। तो ऐसे में एक कैंपेन स्टार्ट किया गया, राइट टू ब्रीथ कैंपेन, जो कहती हैं कि जो कंपनीज हैं इस ड्रग्स को सेल करने के लिए एक्सप्लॉइट कर रही हैं दूसरी और लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया जा रहा है। अब कंपनीज में लॉजिक ये देती हैं, देखिए हमने काफी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट किया है, सालों साल इन्वेस्ट किया है, कई बार कई रिसर्च फेल भी हो जाती हैं तो आउटपुट जीरो भी आता है, और 20-20 साल की मेहनत के बाद जाकर हम इस तरह के ड्रग्स बना पाते हैं, तो हम लोग इसको ज्यादा चीप प्राइस पे नहीं सेल आउट कर सकते। तो ऐसे में रोल आता है गवर्नमेंट का। ठीक है, कितनी प्राइस है, ऑलमोस्ट 3 करोड़ मान लें, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल है कि वो इसको जितना इस कंपनी को देना है एक बार में देके इसके पेटेंट राइट परचेज कर ले और फिर दूसरी फार्मा कंपनीज के थ्रू इस ड्रग को बिल्ड कर सके। ओके, और इसी के लिए हम लोग एक स्कीम लेकर भी आए थे, इसमें गवर्नमेंट पेटेंट परचेज करेगी और फिर अपने यहाँ की कंपनीज को दे देगी। अब अगर ये कहो कि यार गवर्नमेंट कैसे पैसा खर्च कर सकती है, तो यार अगर आप 4,000 करोड़ स्टैच्यू पे खर्च कर सकते हो तो यहाँ भी कर सकते हो, ठीक है, इन बीमारियों के लिए तो कर ही सकते हो। तो ये सब फ्लॉड लॉजिक होता है कि गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है एंड ऑल दैट। प्राइवेट कंपनी का भी एक तरफ से पॉइंट ठीक है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमेशा रिस्की होता है, आउटपुट आएगा नहीं आएगा, फेल हो जाएगा या पास भी होगा तो कितने साल लगेंगे, इट डिपेंड्स। उसी तरीके से एक क्योर फॉर स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी कॉल्ड Zolgensma, ठीक है, इसकी प्राइस देखिए जरा 18 करोड़, नॉट अफोर्डेबल, राइट। अब ये एडवोकेसी ग्रुप ये कहता है कि देखिए इस कंपनी को तो बिल्कुल राइट नहीं है क्योंकि इसने इनिशियल डेज में इसको फंडिंग रिसीव हुई थी फ्रॉम सिस्टिक फिब्रोसिस पेशेंट एडवोकेसी ग्रुप, तो इस ग्रुप ने आपको फंड किया था शुरू में, तो फिर आप क्यों ऐसे बोल रहे हो कि हम नहीं दे सकते, ठीक है। Now, big pharma justification for exorbitant pricing is that this is the only way to recoup the billions they have invested in developing the drug.
CAR-T cell therapy. CAR-T cell therapy, a cutting-edge treatment for cancer, first approved in US in 2017, was approved for use in India. अब CAR-T थेरेपी सबसे ईजी है। देखिए क्या करते हो, आप एक टी सेल लेते हो, ठीक है, उसको इंजीनियर करते हो और फिर वी इंजीनियर इट टू टारगेट द कैंसर स्पेसिफिक सिग्नल एंड पुट इट बैक इन द बॉडी, ठीक है। और फिर ये टी सेल जो होता है ये डिस्ट्रॉय करता है हर एक कैंसर सेल को, और इसलिए कैंसर के लिए एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट माना जाता है। अब नाउ CAR-T सेल थेरेपी की भी अगर आप कॉस्ट देखेंगे ना, जस्ट लुक एट द कॉस्ट, 3.3 करोड़। ओके। हालांकि बाद में फिर इंडिया ने भी इस पे रिसर्च की, इंडिया की आईआईटी बॉम्बे की मदद से कुछ डेवलपमेंट किया गया बाय दिस कंपनी, एंड प्राइस कम होके आ गई 1/10, ऑलमोस्ट 30 लाख रुपीज, ठीक है। तो यहाँ पे राइटर मोस्टली यही कहना चाह रहा है कि इंडिया को इन्वेस्ट करना चाहिए इस सब चीजों में, सिर्फ हमेशा वेस्ट पे डिपेंड ना रहे कि वेस्ट बना लेगा सब कुछ और फिर हम लोग को लाइसेंस दे दिया जाएगा तो हम लोग वैक्सीन बना देंगे, वी आर फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। नो, वी शुड आर सेल्फ डेवलप द कैपेबिलिटी टू डू ऑल दिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। Okay. Now, the therapy is still primarily for liquid cancer, like blood cancer. ये जो CAR-T थेरेपी है ना, ये प्राइमरीली लिक्विड कैंसर पे इफेक्टिव है, ठीक है। बट मेजोरिटी ऑफ जो कैंसर होते हैं दे आर एक्चुअली सॉलिड ट्यूमर्स, जैसे ब्रेन कैंसर, ओके, या गाल ब्लैडर, ठीक। ये सब सॉलिड ट्यूमर्स हैं, इन पे इफेक्टिव नहीं है CAR-T थेरेपी इतनी ज्यादा। यही पॉइंट्स हैं जो एडिटोरियल्स के बीच से उठाए जाते हैं और फिर एग्जाम में दिक्कत होती है। चलिए, तो अब हमारे यहाँ CAR-T सेल थेरेपी की कॉस्ट आती है 30 to 40 लाख, जो कि शायद फिर भी थोड़ा बहुत अफोर्डेबल हो सकता है। आई थिंक गवर्नमेंट इवन इन डेवलपिंग नेशंस कैन डू मोर, इट इज नाउ इट इज अप टू द गवर्नमेंट, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। ओके, गवर्नमेंट का काम है कि रिसर्च जिस कंपनी ने की उसने तो काफी सारा बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट करें, बट गवर्नमेंट के पास वो पैसा है और वो पैसा भी टैक्स पेयर का ही है। तो वो गवर्नमेंट का काम है कि आप वो पेटेंट परचेज कर सकते हो उनसे, उनको वन टाइम लम सम अमाउंट देकर। ओके, सो ये आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट था, एंड आई एम सॉरी मैं आज आपके साथ इंडियन एक्सपेक्ट डिस्कस नहीं करूंगा बिकॉज रियली देयर इज पेन इन माय थ्रोट। ओके, सो आई नीड 1 or 2 days टू रिकवर। एंड रही बात आपकी रिवीजन सीरीज की, सो प्लीज डोंट वरी, मैं आपको 6-7 डेमो लेक्चर देने के बाद ही उसको मैं पेड मोड में कन्वर्ट करूंगा। ओके, सो आई एम सॉरी, ये फीवर की वजह से थोड़ा डिस्टर्ब हुआ, बट आई होप आपको द हिंदू का एनालिसिस अच्छा लगा, एंड दिस आर्टिकल अगेन आई एम टेलिंग यू, प्लीज इसको एक बार फिर से रीड कर लेना, ठीक है। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, इससे डेफिनेटली आपको क्वेश्चन मिलेगा। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, हैव ए ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग।